चीज़ जो इसमें आपको चाहिए होता है वो डेफिनेटली आपको एडमिशन लेटर चाहिए। एडमिशन लेटर अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पहले प्री एडमिशन लेटर आएगा, देन कोई ना कोई जो फ़ी होगी वो $500 हो सकती है, $1000 हो सकती है, डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी ने उस प्री एडमिशन लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो वह आपने यहाँ से प्राइवेट यूनिवर्सिटी को डिपॉजिट करानी होगी। जहाँ तक डिपॉजिट कराने की बात है तो वो वेस्टर्न यूनियन से टीटी के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं आप, जिसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। और उसके बाद प्री एडमिशन लेटर के बाद आप जब आपने ये फ़ी डिपॉजिट कराई तो समटाइम्स अगर इस्तांबुल की यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो समटाइम्स 15 दिन भी ले लेते हैं, 20 दिन भी ले लेते हैं, जिसमें आपको वो कन्फर्मेशन लेटर सेंड करते हैं। अब वो कन्फर्मेशन लेटर सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। बट जितना आपका ये प्रोसेस होता है, अगर आपका प्री एडमिशन लेटर आ गया है तो इसका मतलब है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गई है। तो अभी आप अपने जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करना शुरू हो जाए। बाकी डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेफिनेटली जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर नहीं है तो अगर आप उसको अर्जेंट बेस पे अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 5 डेज़ में बन जाता है अर्जेंट बेसिस पे। इसके बाद अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट से मुराद ये होगी कि एफएससी के बाद, इंटरमीडिएट के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने प्री इंजीनियरिंग की हुई है, आपने ए लेवल्स किया हुआ है, आपने DAE किया हुआ है, जो भी किया हुआ है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिस्पेक्टिव बोर्ड, IBCC और फॉरेन ऑफिस, इन तीनों से वेरीफाई होने चाहिए। रिस्पेक्टिव बोर्ड से मुराद ये है कि हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि आपने एफएससी सपोज फेडरल बोर्ड से की, तो मैट्रिक की तरफ बल्कि पहले आते हैं। मैट्रिक आपने किया रावलपिंडी बोर्ड से, एफएससी आपने की फेडरल बोर्ड से। तो इसका तरीका ये होगा कि आप रावलपिंडी बोर्ड से अपने मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड एंड सर्टिफिकेट दोनों, जिसको आप सनद बोलते हैं, वो वेरीफाई कराएंगे और उनको आप जाके कहेंगे कि मुझे एनक्लोज्ड एनवेलप में दे दें। वो आपको एनक्लोज्ड एनवेलप में वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके देते हैं। आपने वो एनवेलप ओपन नहीं करना होता। इसी तरीके से वो एनवेलप आप लेकर जाते हैं IBCC में, IBCC उसको फिर वेरीफाई करती है, वही ओपन करते हैं IBCC वाले ही, और फिर उसको वेरिफिकेशन की स्टैंप लगा के दोबारा एनक्लोज्ड एनवेलप में ही आपको देते हैं। और वो एनवेलप इसी तरीके से फिर आपने लेके जाना होता है फॉरेन ऑफिस में। ये तो कोरोना से पहले की भी यही प्रैक्टिस थी। अभी थोड़ा सा मामला चेंज हो गया है। आपका अपना बोर्ड जो है, जो भी होगा, रावलपिंडी बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है या फिर फेडरल बोर्ड है, उसकी अपनी कोई ना कोई हदायत आई होंगी कि कोरोना में वो वॉक-इन कस्टमर्स को ले रहे हैं या नहीं ले रहे। मतलब आप खुद बजाते खुद जाके बोर्ड में वेरीफाई करा सकते हैं या नहीं करा सकते। अगर करा सकते हैं तो फिर तो 1 दिन का काम है, अगर नहीं करा सकते तो फिर आपने TCS वालों के पास जाना है, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं, साथ वही फ़ी जो होगी बोर्ड के जो वेबसाइट होगी वहाँ से निकले चालान निकलेगा, आप वो फ़ी डिपॉजिट कराएंगे, वो चालान फॉर्म भी इनको साथ देंगे। तो ये हो जाएगा कि ये लेकर जाएंगे, TCS लेकर जाएगा बोर्ड में, रिस्पेक्टिव बोर्ड में, और बोर्ड उसको 7 से 10 दिन में वेरीफाई करके वापस कोरियर आपको कर देगा। देन वही डॉक्यूमेंट्स आप इसी तरीके से ओपन किए बगैर IBCC को भेज देंगे, कोरियर कर देंगे, और IBCC आपको वापस कोरियर कर देगा। फिर आप फॉरेन ऑफिस को कोरियर करेंगे और फॉरेन ऑफिस आपको वापस कोरियर करेगा। तो ये एक प्रोसेस है। अगर आपको इसमें भी थोड़ी जल्दी चीज़ चाहिए होती तो वो ये हो सकता है कि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो शायद वो आपको कर दें, अदरवाइज़ ये कोरियर का प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आप दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। आपका प्री एडमिशन लेटर आ गया, उसके बाद आपने फ़ी डिपॉजिट कराई, अब आप वेट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मीनवाइल आपने ये अपने जो काम है ये भी स्टार्ट कर दी। अच्छा, मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन ऑफिस से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए। अब आगे चलते हैं फर्दर जो आपको चीज़ चाहिए होती है। साथ साथ जो आपने एक और काम करना है वो करना है कि अपनी जो बैंक स्टेटमेंट उसको मेंटेन करना है। अगर मेंटेन नहीं है तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में। जब हम कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो दे सेट, अच्छा सर वो इन आउट होना चाहिए या उसमें बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ इन आउट नहीं, सिर्फ डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं चाहिए होती हैं, सिर्फ टर्नओवर नहीं चाहिए होता, उसमें बैलेंस भी मौजूद होना चाहिए। क्योंकि जो एम्बेसी है उसने आपके बैंक के हेड ऑफिस में कॉल करनी है और उसने वहाँ से पूछना है कि ये अकाउंट है तो उसका स्टेटस बताएं। उन्होंने ये भी बताना है बैंक वालों ने कि ये अकाउंट कब ऑपरेट हुआ, और साथ ये भी बताना है कि इसमें अभी इस टाइम कितना बैलेंस मौजूद है। तो ये ना हो कि आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई 15 लाख की, 20 लाख की, और आपने वीज़ा फ़ाइल कर दिया, और वीज़ा फ़ाइल करने के बाद जब एम्बेसी ने कॉल की तो उस कॉल से पहले कि आपने कहा कि ठीक है जी वीज़ा एप्लीकेशन तो फ़ाइल होगी, आपने जाके 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपये निकलवा लिए। अब एम्बेसी के पास जो बैंक स्टेटमेंट गई हुई है वो 20 लाख की गई हुई है, और एम्बेसी ने जब कॉल की तो बैंक वाले जो हैं हेड ऑफिस जो है वो उनको बता रहा है बैलेंस कि भाई ये तो 15 लाख है, ये 16 लाख है। तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपके पास जो डॉक्यूमेंट आपने भेजे थे उसमें कंट्राडिक्शन आ गई।
तो ये ना किया करें, आप बैंक स्टेटमेंट अपनी मेंटेन करना शुरू हो जाएं। अकाउंट 3 महीने से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। वो आपके वालिद को हो सकता है, आपकी वालदा को हो सकता है, आपके हकीकी बहन भाइयों में से किसी को हो सकता है, आपका अपना पर्सनल हो सकता है। ये चीज़ें चाहिए। अच्छा, ये तो एक बैंक स्टेटमेंट है। अब बैंक स्टेटमेंट डिपेंड करती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में है तो वो 15 से 20 लाख की चाहिए। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं तो 10 लाख 12 लाख तक भी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी चल सकती है। जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर है। अच्छा, ये तो अब बैंक स्टेटमेंट एक चीज़ है। बैंक स्टेटमेंट के साथ एक और चीज़ आता है कि ये तो फ़ंड्स तो आपके पास पड़े हुए हैं, लेकिन प्रूफ ऑफ फंड्स क्या है? प्रूफ ऑफ फंड्स का मतलब ये है कि आप अपने वालिद की सपोज़ बैंक जो स्टेटमेंट है वो लगा रहे हैं, या फिर आप अपनी जो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है वो लगा रहे हैं, लेकिन साथ ये बता रहे हैं कि ये जो स्पॉन्सर हैं वो मेरे वालिद हैं। मतलब जो पेमेंट दे रहे हैं या जो अकाउंट यूज़ हो रहा है वो वालिद साहब का यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, यूज़ हो रहा है। तो वालिद साहब करते क्या हैं? अगर वालिद साहब बिज़नेस करते हैं तो उनके बिज़नेस जो लेटर हेड होगा उसके ऊपर कवर लेटर प्रिंट करके वो आप देते हैं, और वो बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिज़नेस से रजिस्टर्ड की डिफरेंट चीज़ें हैं। SECP से रजिस्टर्ड हो सकता है, जो कोर्ट्स होते हैं वहाँ से सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो वो आपके अगर जो भी पेरेंट्स हैं अगर उनके पास वो बिज़नेस है तो उनको डेफिनेटली ये चीज़ पता होगी। अच्छा, अगर वो सैलरीड पर्सन है, अगर सैलरीड पर्सन है तो उनकी 3 महीने की जो सैलरीज़ हैं, सैलरी स्लिप्स वो होनी चाहिए। फिर उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो होना चाहिए। फिर उनके पास जो आपका ये सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ जॉब, कि आप अभी तक जॉब कर रहे हैं, स्टेटस क्या है। अगर अभी जॉब कर रहे हैं तो वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर रिटायर्ड हो गए हैं और पेंशन पे हैं तो वो जो पेंशन है डेफिनेटली वो बैंक स्टेटमेंट में बैंक में आ रही है, तो वो जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो उसको शो करेगी, और आप अपने जो रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं अपने वालिद के या वालदा के वो आप साथ लगाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल है, वो ये है कि सपोज़ ये हो जाता है कि आपकी वालदा की बैंक स्टेटमेंट यूज़ हो रही है और वालदा जो आपकी हैं वो हाउसवाइफ हैं। अब ये किसी भी सूरत हाल में हो सकता है। ये सूरत हाल में हो सकता है कि आपके वालिद जो हैं वो फ़ॉरेन किसी कंट्री में होते हैं और डेफिनेटली वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उनके जो एफिडेविट्स वगैरह हैं वो नहीं बन सकते, वो सिग्नेचर्स वगैरह नहीं कर सकते, आउट ऑफ द कंट्री हैं। उस कंडीशन में हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि अल्लाह माफ़ करे कि किसी के वालिद साहब की डेथ हो चुकी है और वालदा हैं, तो वालिद कहीं इन्वेस्टमेंट कर गए हैं, या फिर वालिद जो थे उनकी कोई पेंशन आ रही है, या फिर उनकी कोई सैलरी गवर्नमेंट जॉब थी तो वो इन सर्विस डेथ होगी तो वो आ रही है। तो अगर आप वालदा के अकाउंट यूज़ करते हैं तो फिर वालदा की तरफ से एक अलग कवर लेटर लगता है कि भाई ये जो फ़ंड्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपने उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है कि मेरी वालदा के अकाउंट में फ़लाँ जगह से फ़ंड आ रहे हैं। सपोज़ वालिद साहब मेरे हयात हैं और बाहर होते हैं और वहाँ से वो फंडिंग करते हैं, तो वो, लेकिन अगर बाहर होते हैं दैन, क्योंकि ये जब भी कोई बंदा पाकिस्तान से एग्ज़िट करता है, फिर ये वाले जब ये स्टैंप लगा देते हैं, जब भी कोई बंदा एयरपोर्ट से बाहर निकलता है फ़्लाइट की तरफ जाता है, तो वो आपका पाकिस्तान से एग्ज़िट हो जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है। डाटा जो होता है वो सारा FIA के पास मौजूद है, नादरा के पास मौजूद है कि ये बंदा इस वक्त रेजिडेंट नहीं है, पाकिस्तान का बाहर है। तो काइंडली ये गलती ना कीजिएगा कि वालिद साहब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे वालिद सऊदीया में हैं, अमेरिका में, UK में, और वहाँ से पेमेंट भेज रहे हैं। अगर वो पेमेंट भेज रहे हैं तो वो बैंक जो स्टेटमेंट है उसमें भी पोर्ट्रेट नहीं हो रही, उसमें नज़र नहीं आ रही कि पेमेंट कैसे आ रही है और कहाँ से आ रही है। तो ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। फिर जो इसके अलावा चीज़ है वो है आपकी तरफ से, मतलब स्टूडेंट की तरफ से स्पॉन्सरशिप लेटर, एफिडेविट होगा कि ठीक है मैं वापस आऊँगा और मेरे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सारे ओरिजिनल हैं, और अगर किसी भी जगह पे जाके ये फ़ील हो कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये ओरिजिनल नहीं है, तो टर्किश गवर्नमेंट अपने लॉ के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है, इवन कि मुझे डिपोर्ट भी कर सकती है। फिर एफिडेविट एक स्पॉन्सर की तरफ से होता है। फिर अगर वालदा का अकाउंट यूज़ हो रहा है तो उनकी तरफ से जो होगा स्पॉन्सरशिप लेटर भी होगा। फिर आपका कवर लेटर भी होता है जो कि साथ लगता है। बाकी अगर आपकी एज 18 ईयर्स से लेस है तो फिर एक और सेपरेट एफिडेविट लगता है वालिद और वालदा दोनों की तरफ से, मतलब वालदैन जो आपके हैं, पेरेंट्स जो हैं, उनकी तरफ से ये एक और साथ यूज़ होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं और हमें इसके बाहर जाने पे कोई एतराज़ नहीं है, ये अपनी स्टडीज़ वहाँ पर करना चाहता है, वो स्टडीज़ कंप्लीट करके वापस आ जाएगा। ये होता है। देन इसके बाद आपके पास है कि जी FRC आपको चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको नादरा से मिलता है। कराची के अलावा अगर आप कहीं और अप्लाई कर रहे हैं, लाहौर में अप्लाई कर रहे हैं या इस्लामाबाद में अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। जो कराची से अप्लाई करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। इसके बाद जो आपकी चीज़ है वो डेफिनेटली एडमिशन लेटर आपके पास आ गया। अच्छा, बाकी इसमें चाहिए होता है होटल रिजर्वेशन चाहिए होती है आपको ट्रैवलिंग इंश्योरेंस चाहिए होती है, आपको फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए होती है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी करनी होती हैं, लेकिन इनमें सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। कीप इट इन माइंड, ऐसे ना हो कि फ़्लाइट रिजर्वेशन आपने 20 फ़ेब की कराई हुई है, होटल रिजर्वेशन 21 की हुई है, जो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है वो स्टार्ट हो रही है कहीं 6 या 10 फ़ेब से। नॉट लाइक दैट।
ये सारी चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज़ होनी चाहिए कि आपकी जो फ़्लाइट है वो अगर 20 फ़ेब की है तो होटल रिजर्वेशन भी 20 फ़ेब से स्टार्ट हो, ठीक है, और 10 दिन की आपने होटल रिजर्वेशन करानी होती है। एंड इसके अलावा जो आपकी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है उसका जो स्टार्ट टाइम है वो भी 20 फ़ेब ही हो। तो ये आपस में सिंक्रोनाइज़ होनी चाहिए डेट्स, ऐसे ना हो कि ये आप इसमें चेंजिंग कर दें। जो आपको ट्रैवलिंग इंश्योरेंस आपने बनवानी होती है वो 90 डेज़ या 92 डेज़ की बनती है। पाकिस्तान में कुछ कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप मार्केट में देखेंगे, चेक कर लेंगे। उसमें कुछ मार्केट्स कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि 6100 में बना रही हैं, 6200 में, कुछ ऐसी हैं जो कि 8500 में बना रही हैं, कुछ 90 डेज़ की बना रही हैं, कुछ 92 डेज़ की बना रही हैं। बोथ आर एक्सेप्टेबल, लेकिन मिनिमम 90 डेज़ की होनी चाहिए। तो या तो आपकी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस 90 डेज़ की होगी या फिर आपकी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस 92 डेज़ की होगी, इससे कम में नहीं हो सकता। देन जब आप वीज़ा फ़ाइल करने जाएं तो वहाँ पर आपको ना एक वीज़ा इंटरव्यू फॉर्म जो होता है वो शेयर किया जाता है कि आप इसको फिल करें। कीप इट इन माइंड, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें तकरीबन 20 क्वेश्चंस होते हैं, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता। यही क्वेश्चन होता है कि क्यों जा रहे हैं टर्की, पहले गए हैं या नहीं गए, उसके बाद अगर जा रहे हैं तो कौन सी सिटी में जा रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना है। ये जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है ये आपका डिग्री का टाइम होता है। अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं तो 4 इयर्स नॉन मेडिकल प्रोग्राम्स, MBBS के लिए जा रहे हैं तो 6 इयर्स, और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो 1 ईयर का आपका प्रोग्राम है नॉन थीसिस, या फिर विद थीसिस 2 इयर्स प्रोग्राम है। तो वो जो भी है वो आपने लिखना है। PhD के लिए जा रहे हैं तो 4 इयर्स, तो वो ड्यूरेशन ऑफ स्टे वो होता है, वो आपने उसमें लिखना होता है। बाकी और भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, वो एक सेपरेट अलग वीडियोज़ के लिए बनानी पड़ेगी कि हर क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना चाहिए। पाकिस्तान में जैरीज़ या अनातोलिया में जाके आप वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो वो जो स्टाफ होता है वो भी काफ़ी हेल्पिंग होता है, वो भी आपको हेल्प आउट कर देता है अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम दरपेश होती है कि भाई इसमें मैंने क्या लिखना है या किस तरीके से इसको लेकर चलेंगे। तो ये एक रिक्वेस्ट थी कि किस तरीके से आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है वो फ़ाइल अप होगा। अगर आप हमारे थ्रू कराते हैं तो डेफ़िनेटली हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं, कंसल्टेंसी फ़ी, वो हम उसमें शामिल होती है, वो हम डेफ़िनेटली लेते हैं। और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ से कैसे बनवाने हैं, एफिडेविट्स का क्या फॉर्मेट होता है, एग्जैक्टली वर्डिंग क्या होनी चाहिए, कवर लेटर किस किस्म का होना चाहिए, दैन उसके अलावा ये फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन वगैरह, इंटरव्यू फॉर्म वगैरह वो हम दे देते हैं। इसके अलावा जो आपका फिर इंटरव्यू होता है, अगर आपने लाहौर में अप्लाई किया है या फिर आपने इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर एम्बेसी में अप्लाई किया है तो दैन तो आपका वीज़ा इंटरव्यू मस्ट है कि आपका होगा। लाहौर में इंटरव्यू मोस्टली नहीं होता, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाता है, कराची में भी इंटरव्यू नहीं होता। तो जो इस्लामाबाद से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं उनका हम जो एम्बेसी में इंटरव्यू होता है वो भी प्रिपेयर कराते हैं इसमें। तो होप सो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी जो ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। मैं जो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिख भी दूँगा कि ये चाहिए होते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू।